खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। एमपी और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है। एमपी की बात करें तो 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 21 सीटों पर पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, जिसमें 5 महिला प्रत्याशी जिसकी घोषणा छत्तीसगढ़ में की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में पहली सूची जारी कर दी है, उम्मीदवारों की पहली सूची, और इसी के साथ विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बीजेपी ने फूंक दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। तो दोनों ही राज्यों में पहली लिस्ट बीजेपी की सामने आ चुकी है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। आज पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई और मध्य प्रदेश में 39 और छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जब इन नामों का ऐलान हो रहा था, उस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेता शामिल थे। बैठक में दोनों राज्यों के चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी, लेकिन फोकस जो है विधानसभा चुनाव पर रहा और पहली लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 15 सीट पर जीत मिली थी। कांग्रेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में 68 विधानसभा सीटें जीतकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तैयारियों में जुटी है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि इस बार छत्तीसगढ़ राज्य बीजेपी के हाथ से निकल जाए, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पर भी बीजेपी को यानी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और 2018 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार गई थी, इसीलिए इस बार जीत की तैयारियां और ज्यादा जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो कई बड़े नेता, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर पहली लिस्ट आ चुकी है और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम सामने आ चुका है। अनिल पुसदकर, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, कौन कौन से बड़े नाम जो पहली लिस्ट में सामने आए हैं, लिस्ट को देखकर क्या कुछ लग रहा है, किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जी नीतू, पहला नाम है वो सांसद विजय बघेल का है और बीजेपी ने ये अचानक लिस्ट जारी की है। इसमें जो सीट भूपेश बघेल है, उनकी सीट विधानसभा जो सीट है पाटन, वहां पे विजय बघेल के नाम की घोषणा की। विजय बघेल उनके रिश्तेदार भी हैं, एक बार वे चुनाव वहां विधायक जीत चुके हैं, लेकिन पिछली बार उनके कार्यक्रम उनको लोकसभा भेजा गया था और इस बार उनको विधानसभा उतार दिया है। तो इस जो घोषणा से
बीजेपी ने भूपेश बघेल को उनकी ही विधानसभा सीट पाटन में ही घेरने की कोशिश की है। और इसके अलावा जो है एक बड़ा हाई प्रोफाइल नाम था पिछली बार आईएएस ओपी चौधरी से, जो जिन्होंने आईएएस रिजाइन करके जो खर्चिया चुनाव सीट से चुनाव लड़े थे, उनका नाम काट दिया है। उसकी जगह एक बिल्कुल नए नवेले महेश साहू के नाम की घोषणा की गई है। 21 जो सीट है वो 5 जिला प्रत्याशी है और 10 जो है वो एसटी जो सीट है वहां के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें बस्तर, कांकेर जहाँ पे नए नाम हैं। इसके अलावा रायपुर से लगी जो विधानसभा सीट है अभनपुर और राजिम, यहाँ पर भी बिल्कुल नए नाम है। अभनपुर जो है विधानसभा में भाजपा के दिग्गज जो है चंद्रशेखर साहू, वो हमेशा चुनाव लड़ते थे, उनका साफ कर दिया गया। वहाँ एक उनके भी एक अनुयायी थे अशोक बजाज, उनको भी 2 बार टिकट दी गई, उनका साफ करके नए प्रत्याशी को उतारा गया। तो इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में अब कोई चूक नहीं करना चाहती। वो शुरुआत है वो प्रत्याशी चयन से कर रही है, प्रत्याशी चयन में पुख्त कदम कर रही है। उनके लिए सिर्फ क्राइटेरिया है विनिंग फैक्टर। विनिंग फैक्टर के अलावा वो कोई क्राइटेरिया नहीं देख रही है, ना बड़े नाम कर रही है, जैसे मैंने आपको कहा ओपी चौधरी का नाम काट दिया गया, और ना ही वो ऐसा भी नहीं कर रही कि बहुत पुराने दिग्गज है उनको किराने कर दिया गया। राम विचार नेता पहले यहाँ गृह मंत्री रह चुके हैं, वो सांसद भी रहे हैं, उनको इस बार टिकट दे दिया गया उनकी मनचाही सीट से। तो ये सारे फैक्टर देखकर ही जो है बीजेपी ऊपर कदम कर रही है, और ये बड़ा सरप्राइज है, वो फैक्टर वो काम आता है और उन्होंने इस सरप्राइज फैक्टर का फायदा उठाया है। बिल्कुल। और क्योंकि 2018 की बात करें अनिल, तो 15 सीट सिर्फ बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार तो तैयारियां जबरदस्त तौर पर होगी ही होगी, लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर सबसे ज्यादा फोकस जो है छत्तीसगढ़ में रहने वाला है दोनों ही पार्टियों के लिए? देखिए, किसान यहाँ का एक बड़ा फैक्टर है वोट बैंक का, दूसरा बेरोजगारी है। अब नक्सलवाद जो है और भ्रष्टाचार है, ये तो बहुत ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए जो है ये भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईडी की यहाँ पे कार्रवाइयां हुई है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है ईडी की जद में आए हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए, तो बीजेपी ये भ्रष्टाचार भी एक बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन बीजेपी जो है इस बार जो उनकी जीत का जो कारण सीटें 29 पे हैं 90 में से आरजेडी की, हाँ। तो वो उस पर अपनी चाहती है। और अभी जो देखिए पहली लिस्ट है उसमें 10 लोगों के नाम आ चुके हैं, तो उनके 10 की अगर नाम आ चुके हैं तो आप मान के चलिए कांग्रेस को तैयारी करने के लिए भरपूर वक्त मिलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल इस जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ पशुपति अखाड़ा से महामंडलेश्वर मार्कंडेय पशुपति जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय की बात की जाए तो जो हिंदुत्व को लेकर बयान सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी एक तरह से कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये चुनावी हिंदू हैं। आप मुझे बताइए कि राम जब मंदिर बनने वाला था उस तक इन्होंने हमेशा विरोध किया। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, मैंने कहा कि आप देखिए कि कर्नाटक में जाके ये कहते हैं कि बजरंग दल पे बैन लगा दिया जाए, वहीं मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि उस पर कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। ये हिंदू नहीं है, हिंदू के नाम के ऊपर ये एक कलंक है, इनकी पूरी पार्टी कलंक है एक हिंदू नाम पर। इनको यहाँ तक नहीं पता। आप दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं, आप इतिहास उठा के देखिए कि जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे उस समय परिवहन मंत्रालय में ताला लग गया था। जो बसें चलती थी मध्य प्रदेश में उस मंत्रालय में ही ताला लग गया था। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, आज कभी तो ये कह रहे थे जी। ठीक है पशुपति जी, आऊंगी मैं आपके पास। साधना भारती इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम स्वागत है आपका। साधना जी, मुझे जरा ये बताइए, हिंदुत्व को लेकर दिग्विजय और कमलनाथ का जो बयान सामने आया, एक तरफ कर्नाटक में डीके शिव कुमार कहते हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। यहाँ हिंदुत्व को लेकर कहा जा रहा है कमलनाथ की तरफ से कि 82% तो हिंदू हैं यहाँ पर। दिग्विजय अलग ही राग अलाप रहे हैं। आखिर ये मतभेद क्यों है? सभी जो आपके लीडर हैं वो अलग अलग राय हिंदुत्व को लेकर क्यों दे रहे हैं?
देखिए, मुझे लगता है ये अलग राय की बात नहीं है। बात एक साफ है कि हिंदुस्तान संविधान पर चलेगा और संविधान का जो मूल मंत्र है वो वही मूल मंत्र है जो सनातन संस्कृति का मूल मंत्र है, जो है अयम निज परोवेति गणना लघु चेतताम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात सारा संसार हमारा परिवार है और समस्त संसार को परिवार समझने वाला ये मंत्र संसद भवन के प्रवेश कक्ष में भी लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो संविधान का मूल मंत्र है उसी से हिंदुस्तान चलेगा। मुझे लगता है हमारे देश में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेदों की कोई जगह नहीं है। तोड़ने बांटने वाले, छाटने वाले, काटने वाले विचारधारा की कोई जगह नहीं है। साधना जी, और वो कौन विचारधारा है ये तोड़ने वाले, छाटने वाले? किसको लगता है, आपको कौन लगता है ऐसा जो देश को छाटने वाला है, तोड़ने वाला है? देखिए, स्पष्ट है, ये कोई छिपी छिपाई और वो वाली बात तो है नहीं है। तो सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, ढोंग रचती है हिंदुत्व का, लेकिन क्या है हिंदुत्व, आप समझने का प्रयास करें। देखिए, एक होते हैं हिंदूवादी और दूसरे हैं हिंदुत्ववादी। हिंदुवादी अहिंसक होता है, हिंदूवादी सत्याग्रही होता है, हिंदूवादी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ क्या ढोंग कर विचारवीर रहे हैं? होता हमारी है। पार्टी और इनकी पार्टी में मैं क्या दोनों अंतर है? पर हूँ, मैं बीच में किसी को जी, नहीं मैं बोला। आऊंगी हमारी पशुपति जी, पार्टी आऊंगी 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 सांस्कृतिक- सुन लेते साधना जी को, सुन लेते हैं जी। और देखिए, सत्याग्रही है, अहिंसक है, और जो हिंदुत्ववादी है ना वो एक हिंसक प्रजाति है जो काटने, मारने, तोड़ने की बात करती है और इनको राम से कोई लेना देना नहीं है। राम के नाम के एक हम कहते हैं कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा नहीं तो प्राण जाएंगे छूट। मगर अब हो गया है इनका, क्या है, ये राम नाम की लूट नहीं लेना चाहते, ये राम के नाम पर लूटना चाहते हैं और ये लूटते आए हैं। अगर ये नहीं है ऐसा तो ये मुझे बता दे कि ऐसा क्यों है कि संजय निषाद जो कि इनके गठबंधन में है, श्री राम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कहूँगा प्रश्न श्री उठाया। राम मैंने के भगवान राम प्रति के बारे आपको में ऐसा कुछ नहीं बोला, बोलना मैं प्रवचन करती हूँ, मुझे चाहिए। आप मत आपकी बोलिए। पार्टी इनको थी चुप जो सबसे कराइए, ज्यादा मैं विरोध करती मैं थी, स्क्रीन पर आपकी ठीक है, समाजवादी इस पार्टी तरीके ठीक की है विरोध साधना सबसे जी, ज्यादा विरोध साधना नहीं जी, होती। साधना जी, ठीक है, आएंगे आएंगे। मैं अपनी बात हेलो, हाँ, आऊंगी मैं आपके पास। पशुपति मैं जी, बस अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद आप इनकी बात भी रखें और ये अपनी बात बोले, कोई दौमत नहीं है इसमें। मैं ये कह रही हूँ, मैंने भगवान राम जी के बारे में कुछ नहीं बोला, ये बेवजह जिस तरह से अफवाह फैलाते ना करें। मैं ठीक तो है। आपके बारे में कह रही हूँ। ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, संजय निषाद ने कहा था भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है। क्या ये मानते हैं भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है? अगर नहीं मानते तो अभी तक संजय निषाद को क्यों नहीं हटाया? राम की तुलना राम से करने वाले नरेश अग्रवाल को भाजपा ने राज्यसभा क्यों भेजा? ये मुझे बताएं। महेश शर्मा जी ने सीता माता का अस्तित्व राज्यसभा के अंदर क्यों नकार दिया? और एक हिंदू का बेटा लोधी डॉली रमाए जो मध्य प्रदेश के बालाघाट में गौरक्षक की भूमिका निभाता था, उसको विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वो गुंडे जो गौ कहीं ना कहीं गौ तस्करी में सम्मिलित थे, उन्होंने उसकी हत्या पीट कर दी एक गौरक्षक की। अगर हम सारा बात करेंगे तो फिर तो बात अलग चली जाएगी। साधना जी, साधना जी, आप मध्य प्रदेश पे हो रही है। इतना ही आप सुना, कह रही हैं फिर तो मैं भी बोल रहा हूँ और बारे में। दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा? जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। आऊंगी पशुपति जी, मैं भी आपके ऊपर बोल सकता हूँ। सुना, मत बोलिए, मैं आपको आप मैं अपनी बात रखने वाली पशुपति जी, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। साधना जी, एक एक करके साधना जी, मुझे फिर ये बताइए कि दिग्विजय सिंह ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके राहुल गांधी कौन है? आपका राहुल गांधी है कौन? पशुपति जी, राहुल गांधी calm आपका down। मुसलमान है। और बोलिए, बात करनी आती नहीं है और टीवी पर बैठ नहीं, ऐसे नहीं, साधना जी, ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं जवाब मांगता हूँ। माफ कीजिए मुझे। आज मैं जवाब साधना जी, इस तरह से नहीं। कोई जवाब नहीं है। कान पकड़ के माफी मांगिए संजय निषाद के लिए, कान पकड़ कर माफी मांगिए दयाशंकर सिंह के लिए, कान पकड़ कर माफी मांगिए कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कार। आप राहुल गांधी के लिए मांगे। साधना जी, मुझे ये बताइए, साधना जी, राहुल गांधी अपने पीछे मुस्लिम क्यों नहीं लगाते? राहुल गांधी अपने पीछे राहुल गांधी उनका डीएनए टेस्ट कराओ, उनका डीएनए टेस्ट कराओ। आप राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराइए। आप अरे आप सारी बात छोड़िए। साधना जी, एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए। अगर ऐसा है, आप हिंदुत्व की बात करती हैं, साधना जी, हिंदुत्व की बात करती हैं आप, हाँ ठीक है। पशुपति जी, एक मिनट, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर ऐसा क्यों दिग्विजय सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसे पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? साधना जी, मैं इस पर जरूर कहूंगी। अब इन्होंने राम मंदिर की, देखिए सीएजी की रिपोर्ट आई है कि किसने राम मंदिर में लूट की। ठीक है, एक इसरो है, ठीक है, बहुत शुक्रिया साधना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत शुक्रिया। पशुपति जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर
अब हिंदुत्व की लड़ाई जो है इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, और कौन साबित करता है कि वो हिंदू है या नहीं, ये भी देखने को मिलेगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।